नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो आपकी इस सेशन की यानी कि 2024 और 2025 का जो सेशन है आपका कक्षा 12 का, उसमें सामान्य हिंदी कहे, जनरल हिंदी कहे, जो भी आप कहते हो, तो हिंदी भाषा का हमारा पहला लेक्चर, मतलब एक रेगुलरली की बात करते हैं ना हम, क्रमबद्धता की बात करते हैं, तो हमारा पहला चैप्टर है। वैसे हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, आप सभी को पता है। तो आज हमारे यहाँ पर दिगंत भाग 2 जो आपकी बुक है, और ये बुक देखिए इस तरह की है। इसका फ्रंट पेज नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इस पर कवर चढ़ा दिया, फट गया था। क्योंकि आपको पता होगा, आपके पास भी बुक होगी, तो बहुत ही पतला पेज है और बार बार यूज़ करने से क्या हो रहा है कि वो फट जाता है, तो मैंने उसको कवर कर दिया है। तो इस तरह की आपकी बुक है। जैसे आपका इंडेक्स ये दिखा आपको, ठीक है, थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है ना, और मैं सिर्फ बुक बता रही हूँ, इसमें से आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो यह आपका इंडेक्स है अनुक्रमणी, और अनुक्रमणी का मैं आपका गद्यखंड आ गया, नीचे आपका काव्यखंड आ गया, और सबसे नीचे आपकी प्रतिपूर्ति आ गई। तो तीनों जो बुक है हमने जो डिस्कस करी थी वो तीनों इसी में ही है और हम इसी में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो गद्यखंड में आता है फर्स्ट चैप्टर, और वो आता है हमारा यहाँ पर, देखिए आप क्या आता है, बाल कृष्ण भट्ट। सबसे पहले हमारे लेखक का नाम दिया गया है, और उन लेखक जो बाल कृष्ण भट्ट है लेखक, उनकी कौन सी रचना यहाँ दी गई है वो हमारा यहाँ पर दिया गया है। देखिए जैसे बातचीत है, तो ये जो जीवन परिचय दिया गया है बाल कृष्ण भट्ट का, क्योंकि जीवन परिचय आता है और एमसीक्यूज आपको पता है अच्छे से बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें से भी काफ़ी चीज़ें पूछ ली जाती है कि भाई उनकी पुस्तक का नाम क्या है, या फिर उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसलिए हमें ये जीवन परिचय भी डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी कर सकते थे कि हम लोग मतलब कुछ नोट्स बना के, या बने हुए हैं नोट्स, ऐसी बात नहीं है, तो हम ऐसा मतलब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जीवन परिचय लेकर आ सकते थे। लेकिन अगर दिया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें है तो हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जीवन परिचय कितना लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जितना जीवन परिचय बुक में दिया है, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम सारा क्यों पढ़ा रहे हो, सारा नहीं आता है, लेकिन जो है वो हम पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सारा का सारा जीवन परिचय पढ़ेंगे। आपको लिखना कितना है वो आपको एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा। तो मैंने आपको बुक बता दी अच्छी तरह से, उसका फ्रंट पेज आपके पास बुक होगी, उसमें से देखना, क्योंकि मेरा कवर हो रखा है बुक का, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, जिसका नाम है, यहाँ पर देखिए आपका जो लेखक है वो दिए गए हैं बाल कृष्ण भट्ट, और उनकी रचना यहाँ पर हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, बातचीत। यानी बातचीत क्या है उसके विषय में हम देखेंगे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी का जीवन परिचय। तो ये है हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी, देख लीजिए। अब इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे हम, अच्छे से देखेंगे और यही याद करेंगे, बाकी के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो जन्म हुआ था उनका 23 जून 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था भाई? बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, और निधन क्या कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। 23 जून 1844 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, और 20 जुलाई 1914 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन हो गया था। तो मोस्टली निधन तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन ये जो जन्म है ये कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। निवास स्थान उनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मोस्टली मतलब अधिकांश जितने भी साहित्यकार है, चाहे वो गद्य के हैं चाहे वो पद्य के हैं, अधिकांश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो बहुत सारे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश है, तो आपको उत्तर प्रदेश जैसे इलाहाबाद के कौन कौन है तो आप उनको एक लिस्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, माता पिता की बात करते हैं। यहाँ पर हम पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट उनके माता पिता है, यानी कि पार्वती देवी उनकी माता का नाम है यहाँ पर, और बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिताजी का नाम है, ठीक है। ये इनके पिताजी का नाम है। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। अब होता ही यही है बेटो
क्या होता है कि एक कोई भी बच्चा होता है उसकी पहली शिक्षक कौन मानी जाती है? भाई माता मानी जाती है। तो यहाँ पर जो पार्वती देवी है यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो माता जी है, उन्होंने अपनी बखूबी भूमिका निभाई है, बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है कि सुसंस्कृत महिला थी, इसलिए अध्ययन के प्रति यानी कि पढ़ाई के प्रति जो जागरूकता है बच्चे के मन में कौन उत्पन्न कर सकता है? माता ही उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि माता ही उसकी सर्वे सर्वा होती है, माता उसके साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करती है। और क्योंकि माता ही समझती है उसको कि मेरा जो बालक है, मेरा जो बच्चा है, उसकी जो बुद्धि है वो किस प्रकार की है, उसकी स्मरण शक्ति किस प्रकार की है, वो कहाँ पर गलती कर रहा है और उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, ये माता ही समझ सकती है। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी की जो माता जी है, उन्होंने उनकी अध्ययन में काफ़ी मदद करी थी। आगे देखिए शिक्षा की बात करते हैं। तो याद हो गया आपको 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हुआ था और 20 जुलाई 1914 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और उनके जो माता पिता है, माता का नाम पार्वती देवी, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ये एमसीक्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमको छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है ना। अब पूछ लिया कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि उत्पन्न करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। अब व्यक्ति बोल दिया है, महिला नहीं बोला है, लेकिन व्यक्ति तो कौन है? महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माता का नाम मतलब माता लिखना है। अगर पार्वती देवी आती है तो आपको पार्वती देवी लिखना है। अगर आता है कि उनकी माता ने, उनके पिता ने, उनके भाई ने या उनके गुरु ने, तो उनकी माता ने, ऐसे ऑप्शन में आएगा। ठीक है ना। शिक्षा की बात करते हैं कि प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था। अधिकांश जो साहित्यकार है, क्योंकि हमारे देश में हमारे देव भाषा कही जाती है संस्कृत, और संस्कृत बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं, आप रविंद्रनाथ टैगोर जी को ले लीजिए, और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन घर पर रहकर भी किया था, क्योंकि घर में भी माहौल ऐसा होता था कि संस्कृत को आसानी से समझ सकते हैं। उनके पूर्वज भी संस्कृत पढ़ते थे। तो अभी जरूर संस्कृत का चलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन धीरे धीरे फिर इसमें थोड़ी सी जागरूकता नजर आने लगी है। लेकिन पुरातन काल में, हम प्राचीन समय की, हमें इतिहास की बात करते हैं तो संस्कृत बहुत ही अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया उन्होंने 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्या होगा? प्रयाग। अब प्रयाग देखिए, जब मुगल आए थे तो मुगलों के पहले ये प्रयाग था। ठीक है, मुगल आए जब इसका नाम इलाहाबाद रख दिया। क्या रख दिया? इलाहाबाद। और अब फिर इसे प्रयागराज कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, यही इलाहाबाद है, यही प्रयाग है। अब इलाहाबाद यहाँ पर जो जन्म के समय नाम दिया है वो क्यों दिया है? क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था उस समय उस स्थान का नाम इलाहाबाद था और उससे पहले प्रयाग था। ठीक है, क्योंकि प्रयाग मिशन स्कूल, तो स्कूल का जब नाम रखा गया था, जब स्कूल ओपन हुई थी तब प्रयाग ही था उस स्थान का नाम, इसलिए प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा दी थी उन्होंने। ठीक है, याद हो गया सभी को अच्छे से? देखिए, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, इतना पढ़ाया तो आपको याद हो गया है, अब इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, तो आगे चल सकते हैं। ओके, वृत्ति में देखिए क्या है कि 1869 से 1875 तक, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया है। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाया है। अध्ययन करना यानी पढ़ा, और अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाया है उन्होंने। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, ठीक है, यानी कि संस्कृत भी पढ़ाई है। प्रयाग के CAB स्कूल में उन्होंने संस्कृत भी पढ़ाई है 1885 में। और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, ठीक है, मतलब कायस्थ पाठशाला थी, उसमें 1888 में इंटर कॉलेज में उनको एक टीचर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, अब उग्र स्वभाव क्या था? विद्रोही स्वभाव। अब विद्रोही स्वभाव कैसा था बच्चों कि वो बहुत कोशिश करते थे नम्रता बरतने की, लेकिन कभी कभी हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि हम उग्र हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो उस समय तो आपको पता है अच्छे से क्या चल रहा था भाई, अंग्रेजी शासन चल रहा था, और अंग्रेजी शासन के
फलस्वरूप विद्रोही स्वभाव होना, उग्रता आना वाजिब है। तो हो सकता है इसी प्रवृत्ति के, इसी वृत्ति के कारण उनका भी स्वभाव ऐसा ही था। नौकरी छोड़नी पड़ी, किंतु उग्र स्वभाव के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। कौन सी नौकरी? जो प्रयाग की कायस्थ पाठशाला की इंटर कॉलेज में उनको अध्यापक यानी कि टीचर अपॉइंट किया था, वो टीचर की जॉब उनको छोड़नी पड़ी और इसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। भाई उनको कुछ नहीं जमा, पहले देखिए उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में कार्य किया, यानी कि वहाँ पढ़ाया। फिर प्रयाग के सीएबी स्कूल में उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद में प्रयाग के ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। लेकिन कहीं भी उनका मन शांत नहीं रहा, मतलब विचलित होते रहे। तो एंड में उन्होंने सब कुछ छोड़ के क्या करा, भाई उनके अंदर की जो वृत्ति थी, जो शैली थी, उसको उभारने के लिए उन्होंने वो कार्य करना शुरू कर दिया, यानी कि लेखन प्रारंभ कर दिया। और यही फलस्वरूप लेखन का है कि आज हम यहाँ उनके जीवन परिचय को पढ़ रहे हैं। उनके द्वारा लिखी गई जो रचना है उसको आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आगे देखिए बच्चों, इतना सब कुछ याद हो गया आपको। पिता के निधनोपरांत का मतलब होता है मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद। कि पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के लिए, ठीक है, के नाम पर गृह कला का सामना। अब क्या हुआ भाई, पिता की मृत्यु हो गई। अब पैतृक व्यापार यानी कि उनका जो पुश्तैनी बिजनेस था उसको संभालने के लिए आपसी रंजिश होने लगी। भाई कौन संभालेगा? अब देखिए घर में कुछ लोग होते हैं तो आपसी कलह तो होता रहता है सबके। तो इसी तरह से यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट जी के जीवन में भी इस तरह का माहौल आया। तो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। मतलब अब फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत खराब हो गई। हो सकता है कि ये जो उनकी गृह कलह हो रहा था कि भाई बिजनेस कौन लेगा कौन नहीं लेगा, तो हो सकता है उनको इतना सा भाग दिया गया हो, अन्याय हुआ हो उनके साथ, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं थी। लेकिन उन्होंने घर छोड़ दिया कि भाई लड़ाई झगड़े से अच्छा है छोड़ दिया। और फिर वो आगे मतलब संघर्ष करते रहे, संघर्ष करते करते, लेकिन फिर भी उन्होंने लेखन को नहीं छोड़ा, लेखन के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे। तो हो सकता है आगे वही चीज़ें उनके रोजगार के साधन बन गए हो। आगे देखिए बच्चों, विशेष परिस्थितियां। पिता के निधनोपरांत यही चीजें हैं सारी कि पिता के निधन के बाद में पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना करना पड़ा। पैतृक घर को छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ठीक है, ये सेम था। अब आ गया है रचनात्मक सक्रियता कि अब किनकी, बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचनात्मक सक्रियता है वो किस प्रकार की थी। तो देखिए कहाँ पर आया है ये कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए ये है, ऐसे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और साहित्य जगत में मतलब एक इनके नाम पर एक युग है, भारतेंदु युग कहा जाता है। आधुनिक साहित्य की बात करते हैं, आधुनिक काल की बात करते हैं, क्योंकि पूरे हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। उन 4 कालों में सबसे अंतिम जो काल है वो आधुनिक काल है और आधुनिक काल का प्रथम युग कहा जाता है भारतेंदु युग। ये है भारतेंदु जी, और ये एक युग प्रवर्तक कहे जाते हैं। ठीक है, कौन है ये? युग प्रवर्तक। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, कौन? बालकृष्ण भट्ट जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा ली। मतलब हो सकता है उनके जीवन में कुछ जद्दोजहद चलती हो और उस जद्दोजहद के कारण वे थोड़े से विचलित हो गए हैं। लेकिन एक व्यक्ति, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कई बार ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। किसको? हिंदी प्रदीप नामक जो एक मासिक पत्रिका थी उसको वो 33 वर्षों तक चलाते रहे, वे किसी भी रुकावट के बिना, ठीक है, किसी भी संकट के बिना, किसी भी बाधा के बिना 33 वर्षों तक इस हिंदी मासिक पत्रिका को वे चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक कौन कौन से विषयों पर इनमें चर्चा होती थी, कौन कौन से विषयों पर वो निबंध लिखते थे? सामाजिक विषय पर, साहित्यिक विषय पर, नैतिक विषय पर और राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। किसके अंदर? हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका में। आगे देखिए 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की।
और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। तो ये आलोचनात्मक निबंध भी लिखे उन्होंने। बालकृष्ण भट्ट एक निबंधकार थे, गद्यकार थे, और गद्यकार मोस्टली निबंधकार ही होते हैं, और निबंधकार जो होते हैं वह समालोचक भी होते हैं, समीक्षक भी होते हैं, यानी कि आलोचक भी होते हैं। आप आलोचक कहो, आप समीक्षक कहो, या आप समालोचक कहो, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो लाला श्रीनिवास दास जी थे, उन्होंने एक संयोगिता स्वयंवर एक रचना है उनकी, साहित्य की श्रेणी में बहुत ही उनका उत्कृष्ट नाम है। तो संयोगिता स्वयंवर की उन्होंने भरपूर समीक्षा की है, आलोचना की है। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए, लेकिन अच्छा व्यवहार न होने पर वे फिर अलग हो गए। मतलब कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये संघर्ष अनवरत चलता रहा है, लेकिन वे फिर मतलब उस चीज़ से, जो चीज़ उनको थोड़ी सी दुखी करती थी, उस चीज़ से वो अलग हो जाते थे। गृह कला के कारण, यानी कि व्यापार के कारण, जो उनका पैतृक व्यापार था उसके कारण गृह कला हुआ, उन्होंने घर छोड़ दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी ने काशी में उनको आमंत्रित किया, लेकिन उनको लगा कि मेरे साथ अच्छा भी व्यवहार नहीं किया गया, तो वहाँ से ही वो अलग हो गए हैं। तो वे उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उग्रता के कारण वे अपने मन को कहीं भी एक जगह पर स्थायी नहीं रख पाते थे, तो वो वहाँ से अलग हो जाते थे। कुछ भी मतलब वाद विवाद ना करो, अच्छा है वहाँ से एक तरफ हो जाओ, अपन मतलब किनारा कर दो, ठीक है। होना भी ये चाहिए कि जहाँ आपको लगता है कि यहाँ आपका सही नहीं हो रहा है, या आप खुद भी विचलित हो रहे हो, या आपका मन शांत नहीं है, तो वहाँ एकदम से हट जाइए आप। उससे क्या होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, और जो वाद विवाद की प्रक्रिया है वो भी शुरू नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते बच्चों, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। बहुत सारी रचनाएं उनकी। उपन्यास में देखिए, रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, ये 1 हो गई, और ये 2 हो गई। 100 अजान एक सुजान, ये नंबर 3 उपन्यास है। ये गुप्त बैरी नंबर 4, और आ जाता है यहाँ पर रसातल यात्रा नंबर 5, उचित दक्षिणा नंबर 6, हमारी घड़ी नंबर 7, सद्भाव का अभाव नंबर 8। ये तो क्या हो गए, इनके उपन्यास हो गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, नाटक की बात करते हैं। ये हमारा उपन्यास और ये दूसरा है नाटक। नाटक में देखिए, पद्मावती, किरातार्जुनियम, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, वृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि, ठीक है। ये क्या है, इनके नाटक है। और इसमें दूसरी रचनाएं भी आ गई है। प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, उपचार विडंबन आदि। अब निबंध की बात करते हैं। उनके निबंध कौन कौन से हैं। 1000 के आसपास निबंध है। देखिए कितने हैं, 1000 के आसपास तो इनके केवल निबंध हैं। तो यहाँ पर 1000 निबंध को रखना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ संख्या लिख दी है। और उपन्यास भी इनके काफ़ी है, तो नाटक भी इनके काफ़ी, नाटक भी बहुत सारे हैं और निबंध भी बहुत से हैं। 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण घट्ट निबंध वाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित किया गया है। क्या है, भट्ट, यहाँ पर आ जाएगा भट्ट, घट्ट नहीं भट्ट, भट्ट निबंधमाला। क्यों निबंधमाला, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट है, तो भट्ट निबंधमाला के नाम से 2 खंडों में एक जो गद्य खंड है वो प्रकाशित किया गया। तो याद हो गए आपको सभी। सारी रचना याद नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन उपन्यास है और नाटक है और निबंध है। तो गद्यकार है, तो गद्य के क्षेत्र में हमको मिलेंगे। इसमें काव्य शैली के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। आगे चलते बच्चों, देखिए बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट है वो आधुनिक हिंदी जो थी, आधुनिक युग था, उसमें भारतेंदु युग के ये साहित्यकार माने जाते हैं। उसमें गद्य के आदि निर्माताओं, आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक। क्या होता है, प्रारंभिक। प्रारंभ में जिन्होंने भारतेंदु युग के निर्माण में सहयोग किया है, उनमें बालकृष्ण भट्ट का नाम भी आता है। निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख
और महान पत्रकार, निबंधकार और तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है, सबसे पहले गिने जाने वाले व्यक्ति है। तो ये हो गया उनका साहित्य में स्थान। यहाँ लिखेंगे हम साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, ठीक है। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, उनके विचारों से हम बात करते हैं तो साहित्य केवल आप कल्पना करके आपने कोई रचना लिखी है या रचना के बाद में लोगों का मनोरंजन हो गया तो मात्र इतना नहीं है। साहित्य क्या है, देखिए कि साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है। जन समूह यानी कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है उस मन के चलन को बताने का संवाहक है। संवाहक क्या होता है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम जनता के विचारों को जनता के सामने ही प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। और जन संस्कृति के विकास का, जन हो गया ये, जन संस्कृति के विकास प्रवाह का सूर्त वांग्मय उपादान है जो गहन लोक संपुक्ति से उपजता और दिशा पाता है। वह ये हो जाएगा यहाँ पर वह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बाल कृष्ण भट्ट प्रमुख है, ठीक है। ये उनका साहित्य में स्थान हो गया है। आगे चलते हैं बच्चों कि साहित्य केवल कल्पना, विलास, ये हमारा थोड़ा डबल आ गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन, क्या है ये, आधुनिक हिंदी नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य को मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा को पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। यहाँ पर आ जाएगा भट्ट जी, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा बोर हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आ जाता है कि आधुनिक हिंदी नव जागरण राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य को मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा को पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने किया है उनमें से एक कौन से है। मान लो आपको ऑप्शन दे दिया है बहुत सारे, और कुछ द्विवेदी युग के दे दिए हैं, कुछ भारतेंदु युग के दे दिए, भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट को दे दिया है, ठीक है, और रीतिकाल के कोई कवि दे दिए है या फिर आदिकाल के दे दिए है। तो आपको पता है कि भाई कौन है, तो तब आप बालकृष्ण भट्ट को टिक कर सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया जिनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है, याद रहेंगे। आगे देखिए बच्चों, साहित्य केवल कल्पना, विलास और यहां आएगा कि बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले थे। कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे, मुख्य रूप से गद्यकार थे। आपके पास क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से कौन थे भाई, तो बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से कौन थे, गद्यकार थे। और अपनी अभिरुचि, उनके मन के अंदर जो भी रुचि थी, उनका मन कैसा था, उनकी प्रतिभा यानी कि उनका खुद की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बुद्धि थी वो क्या थी, ठीक है, उस परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक और पत्रकार थे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। परिवेश क्या होता है कि जिस वातावरण में, जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते थे उसी तरह की उनकी रचनाओं की, उनके साहित्य की भाषा थी। और वही यथार्थ, यथार्थ क्या होता है, सत्य। उन्होंने उस समय के समाज की यथार्थ को, उस समय के समाज की सत्य को उजागर किया था। अगर कोई रचना ऐसी है कि जिनको उनको समझ में नहीं आ रही है, जैसे लाला श्रीनिवास दास की जो रचना थी
थी संयोगिता स्वयंवर, उन्होंने उसकी भरपूर आलोचना करी थी। वो क्यों की थी? क्योंकि वो उनके परिवेश और उनके यथार्थ से मैच नहीं खा रही थी, तो उन्होंने आलोचना करी। आलोचना का मतलब होता है गुण दोष का लेखा जोखा न करना या गुण दोष बताना, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही उसकी आलोचना की, उसकी समीक्षा की। क्यों? अब ऐसा हो जाता कि भाई अगला व्यक्ति नाराज हो जाएगा, मैं उनके जो भी उनकी रचना है उसको ठीक है चलने दो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखकर बताया कि जो उन्होंने संयोगिता स्वयंवर में बताया है कि समाज की स्थिति ऐसी है, नहीं वो ऐसी नहीं थी। उन्होंने अपने यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंधों में, अपने उपन्यासों में, अपने नाटकों में उस समय के परिवेश यानी कि सामाजिक स्थिति को, तात्कालीन सामाजिक स्थिति को और तात्कालीन समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने का भरपूर प्रयास करा है। आगे देखिए बच्चे, लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और करना ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। अब क्या हुआ था भाई, देखिए 1844 में उनका जन्म हुआ था और 1914 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो 1914 में आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और 1844 से और 1914 के बीच में जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है वो भी हुआ था। तो उन्होंने तो वो भी देखा था, तो वो समाज की स्थिति को उन्होंने अपने निबंधों में स्थान दिया है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण स्वदेशी लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे, देखिए कि भट्ट जी के बारे में ये कहा गया है कि भले ही उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, ठीक है, कुछ उपन्यास अधूरे हैं, कुछ पूरे हैं, चाहे उन्होंने नाटक लिखे हैं और भी गद्य की विधाएं लिखी है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा है वो जहाँ पर उजागर की है, उनका उद्देश्य जो पूरा हुआ है, लेखन का जो उद्देश्य था वो जो पूरा हुआ है वो एकमात्र निबंध में पूरा हुआ है। निबंध कैसे विचारात्मक, विवरणात्मक, विवेचनात्मक निबंध होते हैं, और उन्होंने अपने विचारों को निबंधों के माध्यम से भरपूर अच्छे मतलब उत्कृष्ट श्रेणी के निबंध लिखे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बोलचाल की भाषा में, सामान्य जनता को समझ में आने वाली भाषा में उन्होंने निबंधों की रचना करी है। तो निबंध ही उनके सामर्थ्य को, उनकी बुद्धि के वैभव को, उनकी प्रतिभा को वहां पर प्रस्तुत करने में सार्थक सिद्ध हुए हैं। और भी रचनाएं लिखी है, जैसे उपन्यास, नाटक लिखे, लेकिन उनमें जहां उनकी प्रतिभा इतनी उभर कर नहीं आई है जितनी निबंधों में आई है, ठीक है। तो यह आपको जब आप जीवन परिचय लिखते हो उस समय आपको लिखना है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों को दुरावस्था, कृषकों की जो दुरावस्था थी, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन एवं देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। अब लिखने के लिए उनके पास टॉपिक तो बहुत सारे थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी शासन में किस बिंदु पर न लिखा जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने उस समय की तात्कालीन सामाजिक स्थितियों की, राजनीतिक स्थितियों की, धार्मिक स्थितियों की, कई ऐसी आर्थिक और साहित्यिक स्थितियों की उन्होंने अपने निबंध में चर्चा की है। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध, यानी कि उन्होंने जो निबंध लिखे वो कैसे है, व्यक्तित्व व्यंजक है, आत्मपरक है और कलात्मक है। कैसे? उन्होंने किसी व्यक्ति को या व्यक्ति नहीं कहेंगे, किसी विषय को, अब किसी पर्टिकुलर विषय को लिया है इसलिए वो व्यक्ति को लेकर कर रहे हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के माध्यम से भी उन्होंने निबंध लिखा है। दूसरा आता है आत्मपरक, यानी कि स्वयं को उस समाज का हिस्सा मानते हुए स्वयं के ऊपर या इस व्यक्ति पूरे समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को उन्होंने स्वयं के ऊपर लेकर और फिर उन्होंने शुरू किया है। फिर उन्होंने जो निबंध लिखे हैं वो आत्मपरक निबंध है। और कलात्मक निबंध वे होते हैं जिनमें उनकी कला का विशेष जो गुण है वो उजागर हुआ है। भी उन्होंने इतने लिखे हैं कि मतलब कलात्मक निबंध भी, यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं आएगा, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे हैं कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो देखिए आप सबको पता है उन्होंने कितने निबंध लिखे हैं, 1000 से भी
अधिक निबंध लिखे हैं। निबंध कितने हैं उनके? 1000 से भी अधिक। और इसलिए एक ही तरह का तो निबंध लिखे नहीं होंगे, उन्होंने कई तरह के लिखे होंगे। जैसे बताया है कि यहाँ पर व्यक्ति परक भी लिखे हैं, उन्होंने आत्मपरक भी लिखे हैं, उन्होंने कलात्मक भी लिखे हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी लिखे हैं उन्हें। तो कई तरह की उनकी ऐसी रचनाएं हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, इनका जीवन परिचय भी समझ में आ चुका है। मैंने आपको फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जब भी आपका एग्जाम में जीवन परिचय आता है तो डिटेल में न लिखिए। जो चीज़ें जैसे जन्म है, मृत्यु है, शिक्षा है, माता पिता है, रचनाएं हैं, व्रति, या आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए। उसके बाद अगर आपको और लिखना है इनके विषय में तो इतना सारा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो याद रहेगा। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने उनको किसकी संज्ञा दी है, क्या कहा है, अंग्रेजी साहित्य की एडिशन से उनकी तुलना की है, कह दिया भाई एग्जाम में आ गया, यही आ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट जी की तुलना किससे की है, किस निबंधकार से की है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कहेंगे, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन से की है या फिर और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो एडिशन इसका आंसर आएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से ही बनते। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत सारा डिटेल में हो गया, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें यहीं पर करना होगा और सब कुछ यहीं याद करना है, बात के लिए नहीं। बात तो हम सिर्फ रिविजन करेंगे जब हमारे पास समय होगा। और सिलेबस की चिंता मत करिए, सिलेबस आपका टाइम पे हो जाएगा। यहाँ प्रस्तुत बातचीत अब आ जाता है आपका, क्योंकि जीवन परिचय देखिए पूरा खत्म हो चुका है हमारा। यहाँ पर जो जीवन परिचय था, जो उनका साहित्यिक परिचय कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सिर्फ ये बात बची है कि उनकी जो रचना है बातचीत, हम उनका कौन सा निबंध पढ़ने वाले हैं, बातचीत क्या होती है, कि बातचीत क्या होती है ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ क्या बताया है कि यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। अब देखिए ये चीज़ तो आपको समझ में नहीं आएगी, मैं इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी ऐसे कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट ही नहीं, हम भी कभी कभी, आपके विचार में भी कभी कभी ऐसा आया होगा कि भाई हम बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, है ना, आप 4-5 कोई मित्र मंडली बैठी है और आपस में बातचीत कर रही है। मान लीजिए अगर ये वाक शक्ति ना होती, वाक शक्ति मीन्स ये बोलने की कला है, ये आवाज़ है, आवाज़ तो सबको दी है, लेकिन अगर शब्द नहीं होते, भाषा नहीं होती, तो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत का यानी कि शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है, हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं, उन विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो कैसे होगा। आप एक बार इमेजिन करके सोचिए कि इस सृष्टि में भाषा नहीं होती तो क्या सभी गूंगे होते? गूंगे मीन्स फिर आप सृष्टि सोचिए कैसी होती, एकदम शांत होती, गूंगी होती, कोई शब्द नहीं होता उसमें, कोई विचार नहीं होता, निरर्थक होती, कुछ नहीं होता। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, खा रहे, पी रहे, सो रहे, उठ रहे, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हम आज जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, मैं शिक्षा दे रही हूँ या मैं ग्रहण भी कर रही हूँ बहुत, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं, बिना पढ़े कैसे पढ़ाएंगे। तो हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो कैसे होती, हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं वो कैसे होता, किसके विचार अच्छे हैं, किसके विचार सही नहीं है, गलत है, वो कैसे होता, वो कैसे पता चलता, हमें कहाँ जाना है, क्या खाना है, किसको क्या पसंद है, किस तरह की विचारधारा पसंद है, ये जो वाद विवाद चलता है या अधिकार है, मतलब आप समझिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो बोलने से ही पता चलती है। वो उसका क्या होता, फिर कुछ नहीं होता। आप सबको पता है कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, उनके सांकेतिक भाषा होती है, इशारों से जो भी बात करते हैं, तो वो भी भाषा है। यानी कि अगर वाक शक्ति न होती, बोलने की शक्ति न होती, तो क्या होता। तो बालकृष्ण भट्ट जी इस पूरे चैप्टर में, पूरे निबंध में, बातचीत जो पाठ है उसमें यही बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बोलने की शक्ति है ना, वो सबसे पहले तो अपने आप को ईश्वर का दिया हुआ महान गुण जो उन्होंने दिया है, महान तोहफा दिया है, वाक शक्ति, उसका सदुपयोग करें। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। उनके पूरे चैप्टर की, उनके पूरे निबंध का सार बता रही हूँ मैं आपको, कि वो कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर प्रदत्त एक गुण है, एक तोहफा है, एक उपहार है। उस उपहार को हमें अच्छे से संजो के रखना चाहिए। अब शब्द नहीं कहने चाहिए, हमें बातचीत की कला पता होनी चाहिए
समझिए कि बातचीत करने का तरीका क्या होता है, किन व्यक्तियों के बीच में वास्तविक तौर पर और एक सारगर्भित बातचीत होती है। ऐसे ही अनर्गल कुछ भी बोल देना बातचीत नहीं है। बातचीत का मुख्य रूप क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य पूर्ण बातचीत होती है तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सारी चीजें इस निबंध में बताई है किन्होंने, बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर का इंतजार करना है, क्योंकि आज हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, जीवन परिचय ही केवल पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल हो जाएगा तो आप जीवन परिचय भूल जाएंगे। आज हमने जो पढ़ा है आपको क्या करना है, अब इसके बाद में जब भी आपको समय मिलता है, क्योंकि रेगुलर क्लास हो रही है आपको अच्छे से पता है, जब भी आपको समय मिलता है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। देखिए एग्जाम में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि बातचीत जो शीर्षक निबंध है उसमें बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहना चाह रहे हैं, डिटेल में हम जब निबंध पढ़ेंगे तब इसका पूरा डिटेल देख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही बच्चों, जितना पढ़ाया उसको फिर से रिवाइज करिए, अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू सो मच।